Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back for you to solve sample paper 3 term 1 maths. Okay champions, so इससे पहले हमने सैम्पल पेपर 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर चुके हैं. तो अभी तक आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो गए होंगे, है ना, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा. तो अब तो क्वेश्चन आपसे फास्टली सॉल्व हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना. तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लो बच्चों और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ, है ना. नींद से जग जाओ बच्चों, सो रहे थे ना अभी आप, है ना. जल्दी से फटाफट नींद से जग जाओ और पानी से मुंह धो के आ जाओ बढ़िया से, फटाफट से एकदम फ्रेश होके क्या आगे यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है. तो पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 1, अब फटाफट सर, अब तो हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप क्वेश्चन लिखेंगे और हम तुरंत आंसर बता देंगे. हाँ, सो लेट्स सी, देखते हैं आपसे कितना फास्ट बनता है. ठीक है, अच्छी बात है, फास्ट बनेगा तो वेरी गुड. मेरे से फास्ट आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. 12 to the power h, 12 to the power h ends with a digit 0 or 5 for natural number h. ठीक है, h जो है क्या है, एक नेचुरल नंबर है. h इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. और आपको बोल रहा है कि इस 12 टू द पावर को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो किससे एंड करेगा, या तो 0 से ऐड करना चाहिए या तो 5 से एंड होना चाहिए. तो बताइए h की वैल्यू क्या होगी. वो h जो है कौन सा नेचुरल नंबर होगा. तो ऑप्शन ए आपके पास 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है नो वैल्यू एंड नो वैल्यू, एंड ऑप्शन डी है आपका 5. बताइए क्या होगा आंसर. आंसर आ चुका है क्या, क्या है. ऑप्शन सी नो वैल्यू. क्यों सर, ऑप्शन सी क्यों होगा. क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 12 का देखिए यूनिट डिजिट क्या है 2. 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2. तो जब 12 का यूनिट डिजिट 0 और 5 से एंड ही नहीं हो रहा है तो उसका पावर आप कुछ भी लिख दो, मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 और 5 से तो एंड होगा ही नहीं ना बाबा. आप सॉल्व करके देख लीजिए इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, है ना. h की वैल्यू ले लो 12, 3 ले लो. यू कैन टेक h इज इक्वल टू 4, यू कैन टेक h इज इक्वल टू 10, है ना. अब कुछ भी लेके सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो है 0 और 5 में एंड होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिट वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 12 की 2 है ना. तो नो वैल्यू इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. बना था आप लोग से ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन चुका था, कमेंट किया आप लोगों ने. चलो देखते हैं, मैं चेक करूंगा कौन कौन कमेंट कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज सेइंग. क्वेश्चन नंबर 12 बोल दिया मैं. क्वेश्चन नंबर 2, 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ, ऑप्शन ए है प्राइम नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों PN, प्राइम नंबर. ऑप्शन बी है आपका कॉम्पोजिट नंबर, CN कॉम्पोजिट नंबर. ऑप्शन सी बोल रहा है कांट से. ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस इज द फेवरेट ऑप्शन. है ना, नन ऑफ दिस ऑप्शन इज द फेवरेट ऑप्शन. हु डजंट नो द आंसर, एक्चुअल आंसर, एग्जैक्ट आंसर, है ना. चलिए क्या होगा बताइए. प्राइम नंबर होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा कि कांट से. हम नहीं कह सकते कि कौन सा नंबर होगा. कैसे बताते हैं हम, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए. ये सॉल्व करना इजी है. देखिए 7 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 3 into 5 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे प्लस में 1 बचेगा. 3 5 से कितना होगा 15, 15 प्लस 1 कितना होगा 16, 16 7 से कितना होता है 112, 16 7 से कितना होता है 112. तो 112 इज एन इवन नंबर. ये क्या है, इवन नंबर है. तो जब भी इसको सॉल्व करने पर, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करने पर आपका इवन नंबर आता है
तो ये नंबर क्या कहलाता है, कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, या फिर आप 112 को आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज भी कर सकते हो। फैक्टराइज करके आपको पता चल जाएगा 16 7 जा मिल तो रहा है, इसके फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 16 7 जा। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर है ये। क्लियर है? कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जिसके मिनिमम कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स। और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, एक 7 और ये 2 टू द पावर 4, मतलब 5 फैक्टर्स हैं। और अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही हैं। प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो क्या है, सिर्फ 2 ही है। डिस्टिंक्ट फैक्टर्स भी बोला जाता है जिनको, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करें तो 2 टू द पावर 4 मतलब 2 एंड 7, 2 है ओनली। और अगर आपसे पूछा जाए टोटल फैक्टर्स कितने हैं तो 4 + 1 5। समझ में आ रहा? तो मिनिमम 2 फैक्टर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। बिल्कुल, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो था नहीं, 112 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं ना जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। कांट से, क्यों नहीं कांट से, हमको पता चल रहा है कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। चलिए, फिगर दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आपको बताना है कौन सा पेयर जो है ट्राइंगल का वो क्या है। लेंथ जो दी हुई है सेंटीमीटर्स में दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल आपको ऐसा दिया हुआ है, EDF। ठीक है, ये है 4.5, अंदर साइड लिख देता हूँ। दिस इज योर 4.5, दिस इज योर 7.5 एंड दिस इज योर 6। ठीक है, एक और ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम, PQR, 6 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कहानी हम पढ़ चुके हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। बताइए, इन तीनों में से कौन सा ट्राइंगल का पेयर जो है वो क्या है, सिमिलर है। बताइए, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 एंड 2 को ही आप चेक करेंगे, है ना। 1 को आप चेक करिए, देखिए 1 के साथ 3 भी है, 1 के साथ 2 भी है। तो आप क्या करो, पहले 2 ऑप्शन में आपको ऑप्शन 1 और 1 दिए ही हुए हैं, तो आप सबसे पहले फर्स्ट वाले ट्राइंगल को क्या करो, सेकंड वाले से चेक करो। सीक्वेंस में चलते हैं, पहले सेकंड वाले के साथ चेक करते हैं। ये हमारा क्या है 4, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। 4 डिवाइडेड बाय, इस पे क्या ले सकते हैं, क्या लेंगे इसमें मैं ये वाला साइड ले लूँ क्या, 6। चेक कर लो, 4/6। और दूसरा साइड कौन सा ले लेते हैं, दूसरा साइड ले लेते हैं हम 5/7.5। इसको आप ऐसे इसके जैसे टर्न करके देखो तो आपको ये साइड दिखेगा। ठीक है, 4/6 इज इक्वल टू 5/7.5। अब इन दोनों को आप सॉल्व करके देखो, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2.53 जा 7.5 होता है, 2.52 जा कितना होता है, 5 होता है ना। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको इक्वल मिल रहा है। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। 1 एंड 2 सिमिलर होंगे, बात खत्म। हम क्यों चेक करें जब एक हमको ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, बाय द वे आप दूसरा चेक करेंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं सिमिलर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फास्ट करें आप, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। तो 2 नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 नंबर्स हैं जो कि रेशियो में दिए हुए हैं। और आपको मैंने बताया कि दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन रेशियो में दिया हो तो आप उसको क्या करें, एक्स के फॉर्म में चेंज कर लें। तो वो 2 नंबर्स क्या होंगे, 15x एंड 11x होंगे। इन दोनों का क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF इज 13।
अरे भैया एचसीएफ किसको बोलते हैं? दोनों नंबर्स के कॉमन को। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए एक्स कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ जो है वो कितना होगा? एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है। देन नंबर विल बी, नंबर क्या होंगे? अब एक्स की वैल्यू 13 मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो 13 15 जा और 13 11 जा, फटाफट मल्टीप्लाई करो जब तक मैं ऑप्शन लिखूँ। 13 15 जा, बताइए कितना आ रहा है? 195 एंड 143, ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करिए चैंपियंस, कमेंट करिए चैंपियंस। कमेंट नहीं करेंगे तो चूहा काटेगा, चूहा काटेगा तो दर्द होगा। कमेंट सर चूहा क्यों काटेगा सर? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? 13 15, 13 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करोगे 13 10 जा कितना होता है? 130 होता है। 13 5 जा कितना होता है? 65। तो 130 एंड 65 कितना होगा? 195। और 13 11 जा 13 1 जा 13 1 कैरी, 13 10 जा कितना हुआ? 130, 130 और 13 1 जा 13 कितना हुआ? 143। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। वैसे 195 आ गया था तो ऑप्शन ए में ही था, बाकी ऑप्शन में तो था ही नहीं, तो दूसरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी ही नहीं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एचसीएफ आपको 13 दिया हुआ था और दो नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन उसमें एक्स ही दिख रहा है। 11 और 15 में से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? 11 को तो फैक्टर्स ही नहीं होंगे। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, एलसीएम गिवन है हमको कितना? 10m प्लस 4। किसके किसके बीच का एलसीएम है? 12 एंड 42 के बीच का एलसीएम हमको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 9। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एलसीएम गिवन है इन दोनों नंबर का, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट 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 आंसर बताइए। क्या होगा? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी 8। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व किया आप लोगों ने? नहीं किया? ओहो। सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। इन दोनों का कॉमन नंबर क्या है बताइए? 6 है कॉमन, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, तो 6 कॉमन है, मतलब एचसीएफ जो है वो कितना हो गया? 6। अब हमको फॉर्मूला पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 12 इंटू कितना हो जाएगा? 42। तो 6 2 जा 12 कैंसल आउट कर दो और 10m प्लस 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे। 42 2 जा कितना होगा? 84 माइनस 4, तो m इज इक्वल टू 84 माइनस 4 कितना होगा? 80। 80 बाई 10 कितना हो जाएगा? 8। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। फटाफट सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ p a बाय 3 कॉमा 4, एक p एक पॉइंट है, a बाय 3 कॉमा 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? दो एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अ लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, ठीक है, दो एंड पॉइंट के बीच के जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। बचपन में पढ़ के आए हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए ये क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6,5 और इधर दिया हुआ है r, इसके कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2,3। इसका मिड पॉइंट है p, मिड पॉइंट है p जिसकी वैल्यू दी हुई है a बाय 3,4। बताइए a की वैल्यू क्या होगी? फटाक से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन a -4, ऑप्शन b -12, ऑप्शन c 12 एंड ऑप्शन d -6। चलिए बताइए क्या होगा आंसर? कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भैया डिस्टेंस फार्मूला लगाइए ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। पहले पी आर के लिए लगाइए। देखो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा क्या, क्योंकि पी जो है मिड पॉइंट है तो पी आर जो है वो क्या होगा? पी क्यू के इक्वल होगा। पी आर के लिए फार्मूला लगाइए, रूट ओवर क्या लगाएंगे? -2 माइनस a बाय 3, या ऐसे लिख लो a बाय 3 -2 होल टू द पावर, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये -2 है, होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। पी क्यू के लिए लगाएंगे तो क्या लगेगा? रूट ओवर a बाय 3
प्लस -6 है तो +6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला पता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर लिखना रहता है ना, वही फार्मूला लगा रहे हैं हम। 4 - 5 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। इधर बताइए क्या होगा, a²/9 है ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, a²/9 प्लस 4a² + b² + 2ab 2 × a/3 × 2, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। इधर सॉल्व कीजिए, a²/9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 × a/3 × 6 प्लस -1 का स्क्वायर 1। क्लियर है। उसके बाद देखिए a²/9 दोनों तरफ पॉजिटिव है तो कैंसल आउट कर दो। और क्या कैंसल आउट हो रहा है, देखिए ये 1 और 1 कैंसल आउट हो रहा है। और क्या कैंसल आउट हो रहा है, और कुछ नहीं कैंसल आउट हो रहा है। सर सब कैंसल आउट करते जा रहे हो। हाँ चलिए, इसको ये 3 2 जा कैंसल आउट हो सकता है बट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे a/3 का 3 कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4a/3 माइनस 6 2 जा 12a/3 इज इक्वल टू 36 इधर बचा, इधर का 4 उधर भेज दो तो -4। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 3, 4a - 12a कितना आएगा, -8a इज इक्वल टू 36 में 4 का कितना बचा, 32। 32 में से 32 × 3 -8, इसको डायरेक्ट कैंसल आउट करो ना यार, ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12। तो a की वैल्यू -12, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके चैंपियंस, समझ में आ रहा, बिल्कुल आ रहा कि नहीं आ रहा कि सब ऊपर से जा रहा। अले बाबा थर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले बाबा, कैसे कर ले, अभी भी बोला कि नहीं समझ में आला तो कैसे चलेगा बाबा, हैं है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं मैं, बताइए। चलिए, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में आपको इधर ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है और ऑप्शन डी में आपको बताया था लास्ट सैंपल पेपर में, याद होगा तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। इसके पास कितने हैं, 3, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीरो हो सकते हैं, पर यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए एक्स एक्सिस, मतलब 3 जीरो पॉसिबल नहीं है ना। तो 3 जीरो पॉसिबल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, डी। बाकी ये तीनों होगा। अभी ये इसमें 2 मिल रहा है तो 2 जीरोस तो होते ही है, इसमें देखो 1 भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी 1 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक, ठीक है। रेड कलर के कितने हैं, 3, ब्लैक कलर के कितने हैं, 5 एंड वाइट कलर के कितने हैं, 7, ठीक है। 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल्स है ये। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, उस बैग से क्या किया है, रैंडमली एक बॉल को निकाला गया, ड्रॉ किया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पूछ रहे हैं आपसे। अरे फटाक से आंसर दो भाई, ये तो बहुत इजी है रे बाबा। कैसे करेंगे बाबा, 1/3, ऑप्शन बी 9/15, ऑप्शन सी 5/10, ऑप्शन डी 2/3। पहले तो टोटल कर लीजिए, टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है, 7 + 3 10 + 5 कितना है, 15 है ना, 15 है। तो मतलब देखिए ऑप्शन सी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नीचे अपॉन में 10 कहाँ से आएगा, आप कैंसल आउट करके भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी तो पॉसिबल ही नहीं। तो ए बी डी में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ब्लैक नहीं होना चाहिए बोल रहा है, तो ब्लैक नहीं होना चाहिए मतलब ये तो यहीं पे कट गया, यहीं से आउट हो गया,
ब्लैक नहीं होना चाहिए बोल रहा है, मतलब क्या हो गया, यहीं से आउट हो गया। मतलब मैं बॉल निकालूंगा, ब्लैक नहीं निकलेगा, तो ब्लैक नहीं निकलेगा मतलब रेड और व्हाइट में से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए 7 + 3 10 फेवरेबल आउटकम्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, आंसर इज 2/3, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है? अरे बच्चों वाला क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x + ky = 1, 2x + ky = 1 and 3x - 5y = 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल दिया है? यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको पता है क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 3, इज नॉट इक्वल टू k/-5। ये -5 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो k इज नॉट इक्वल टू कितना मिलेगा, -10/3। मतलब 10/3 के अलावा -10/3 के अलावा आप कोई भी पुट करेंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो -10/3 के अलावा, तो ऑप्शन में क्या बोला है, -10/3 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है -5/3, ऑप्शन सी है 2/3 एंड ऑप्शन डी है फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -10/3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी होगा ऑब्वियसली, नॉट इक्वल टू आर है ना डियर। तो k इज नॉट इक्वल टू -10/3, इसका मतलब होता है कि इसके अलावा आप कुछ भी पुट करेंगे k की वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू के लिए वो क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, what is saying question number 10, the difference between two numbers is 26। तो टू नंबर्स को हम एज्यूम कर लेते हैं x एंड y और उसका डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 26। वन नंबर इज 3 times द अदर नंबर, वन नंबर इज 3 times द अदर नंबर। द नंबर्स आर, अब x और y की वैल्यू बताना है, फटाक से बताइए। ये तो बहुत ईजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 39 एंड 26, ऑप्शन ए है 39 एंड 26, ऑप्शन बी है 39 एंड 41, ऑप्शन सी है 39 एंड 13, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अब या तो आप इसको सॉल्व करो और या तो आप ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है? ऑप्शन सी क्लियर दिख रहा है कि 13 जो है 13 3 या 39 होता है। ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं, सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है बच्चों। अदरवाइज सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3y - y इज इक्वल टू कितना आएगा, 26। तो ये हो जाएगा 2y = 26, देयरफॉर y = 13। ये देख लीजिए, तब भी हमारा आंसर वही आ रहा है। पर यहाँ पे हमको क्लियर, इस कंडीशन से क्लियर हमको दिखाई दे रहा था कि 13 3 या 39 होता है ना। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। सेव योर टाइम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए, x - 3y = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x + 3y = 10। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए है आपका 3 एंड -5/3, ऑप्शन बी है आपका -3 एंड 5/3, ऑप्शन सी है आपका -3 एंड -5/3, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। अरे हर ऑप्शन में नन ऑफ दिस दे रहा है, बच्चे तो खुश हो जाएंगे इतने नन ऑफ दिस मिल जाएंगे तो। चलिए फटाक से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। कोडिंग मेथड से क्लियर हो रहा है, देखो 3y कैंसिल आउट हो रहा है, 5x + x कितना हो जाएगा, 6x, 10 + 8 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 है? आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? y की वैल्यू, y क्यों फाइंड आउट करेंगे आप डियर? नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, नो नीड, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियर हो रहा है। अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में भी 3 होता, +3 होता, तब हम क्या करते, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करके चेक करनी पड़ती हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन एक पी पॉइंट है 9a माइनस टू माइनस बी, 9a माइनस टू कॉमा माइनस बी, क्वाड्रेंट दिए हुए हैं उसके कोऑर्डिनेट, सॉरी, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। चलिए एक लाइन सेगमेंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 3a प्लस 1 कॉमा माइनस 3, ये बी 3 क्या है इसके 8a कॉमा 5, ठीक है। इन द रेशियो ये 3:1 के रेशियो में ये P पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ A एंड B, फटाक से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। A एंड B की वैल्यू बतानी है, -1 एंड 3 ऑप्शन B, -1 एंड -3 ऑप्शन C, 0 एंड 0 ऑप्शन D, 1 एंड -3। चलिए बताइए A और B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब भी रेशियो में किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, मिड पॉइंट करता है, तो भैया दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए थे और इक्वेट कर दिए थे, है ना। बट यहाँ पे आप मिड पॉइंट में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मिड में नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, वी हैव टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि बी का मैं मान, पी पॉइंट का मैं मान लेता हूँ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू 9a माइनस 2 और वाई की वैल्यू -b, ठीक है। इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है, जब m1 रेस टू m2, अगर इस रेशियो में अगर कोई पॉइंट क्या करता हो, किसी लाइन को डिवाइड करता हो, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है सच दैट, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो है ये किसके इक्वल है, इस x के इक्वल है, x के इक्वल है मतलब 9a माइनस 2, m2 की वैल्यू कितनी है, ये m1 है, ये m2 मतलब 1, है ना, और x1 की वैल्यू कितनी है, ये दिस इज योर x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 एंड दिस इज योर x2 कॉमा y2, है ना। तो x1 m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 3a प्लस 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3a प्लस 1, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पे लिखूंगा 3, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 8a इंटू 8a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 दैट इज 4। सिमिलरली y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू होगा, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हमको, है ना, -b इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, m2 जो है, m2 की जगह पे क्या करेंगे, अच्छा m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आपकी -3, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू -3, m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 5 का कितना हो जाएगा 15, 3 प्लस 1 4 अगेन। चलिए इसको सॉल्व करिए और एक बी की वैल्यू बताइए, फटाफट सॉल्व करिए, क्या होगा आंसर, कर लिया आप लोगों ने, सेक्शन फॉर्मूला लगाना था, वेरी सिंपल, क्या होगा आंसर बताइए, नहीं बना, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है, ये 3 प्लस 1 4, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, 3 प्लस 1 4, 4 से इंटू कर दो, 4 9 जा कितना होता है 36a माइनस 8 इज इक्वल टू कितना, कितना मिल रहा है ये 3, 8 3 जा 24a प्लस 3 है, कितना हो जाएगा 27a प्लस 1, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 36 में से 27 गया, इधर या क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 में से 27 गया, कितना बचा 3 प्लस 9a बचा, है ना, दिस इज 9a इज इक्वल टू 8 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 9 बचेगा, तो a इज इक्वल टू कितनी आ गया, वैल्यू 1 आ गई, कौन सा ऑप्शन में a इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी, b की वैल्यू फाइंड आउट करो ही मत, जरूरत ही नहीं है, अरे ये ज़्यादा इजी था ना, b की वैल्यू सॉल्व कर लेते ज़्यादा इजी था, सॉल्व करते 12 आता, 4 3 12 -3 आता, तो -3 जो है दोनों में है, b और d दोनों में है, तो सॉल्व करना ही पड़ता अल्टीमेटली, अच्छा वो हमने a की वैल्यू सॉल्व की, ठीक है। नो नीड टू सॉल्व फॉर b,
डोंट। ठीक है, ऑप्शन 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? एक अम्ब्रेला है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स। उसके कितने रिप्स हैं? 8 रिप्स। अम्ब्रेला के शेप कैसा होता है? ऐसा करके शेप बना रहता है ना, ये रिप्स कहलाते हैं उसके। क्या कहलाते हैं? रिप्स, ऐसे करके, है ना। थोड़ा सा आयम बायम डायग्राम बना है तो आप समझ जाइए। 8 रिप्स हैं उसके, विच आर इक्वली स्पेस्ड बना हुआ है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, आपको डायग्राम दिया रहेगा क्वेश्चन में। अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। जब हम अम्ब्रेला को ऐसे ओपन करते हैं तो एक फ्लैट सर्कल की तरह बन गया, जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको कितना? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है देन द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला इज। बताइए फटाक से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पूरा उसको जब आप ओपन करोगे तो क्या बोल रहा है वो? एक सर्कल में हो गया है। ठीक है, ये देखो, इसको बोलेंगे रिप्स। अब सही डायग्राम बना। कितने? 1 2 3 4 5, 3 मोर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 रिप्स हैं। अब ये जो है इक्वली डिवाइड किया है, तो इक्वली डिवाइड किया है तो इस सर्कल का पूरे का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 को आप 8 से डिवाइड कर दो, कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री। मतलब एक एंगल जो है कितना है? 45 डिग्री। एक सेक्टर का एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ सर्कल। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ सर्कल का एरिया पूछ रहा है। एरिया पूछ रहा है तो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ सर्कल का एरिया पूछ रहा है तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ये देखिए, ये सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे आप। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट इज योर फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। अब इस सेक्टर में देखो थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। ये हो गया आपका 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 45 सेंटीमीटर। तो 45 इंटू 45 कर लीजिए। अब ये 45 8 जा कैंसल आउट हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, और पाई की वैल्यू तो पता ही है आपको 22/7। इसको सॉल्व कर लीजिए। पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 22275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन सॉल्व एंड यू कैन चेक। ठीक है, क्लियर है? तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि cos स्क्वायर 30 प्लस ट्रिग्नोमेट्री आ गया। cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है कितना? 1, ऑप्शन सी है कितना? 0 एंड ऑप्शन डी है कितना? 6। चलिए आंसर आ गया क्या? कमेंट कर दिया आपने? देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3/2 आएगा। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो cosec 30 की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी, जस्ट उसका रेसिप्रोकल। tan 3 है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/3। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3/2 प्लस ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6 प्लस 9/2। हाँ, ओके सॉरी, √3/2 ना, मतलब ये 3/4 हो जाएगा। माय मिस्टेक, ये 3/4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 3 15। ओ कैसे आ रहा है? ओके माय मिस्टेक, ये cos स्क्वायर नहीं है, ये cot स्क्वायर है। तभी हम बोले ऑप्शन में आ ही नहीं रहे आंसर। cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू बताया 1/√3। तो इसका जस्ट ऑपोजिट √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 3 + 3 इज 6।
योर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अगेन ये क्या करे, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, है ना, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए को, ए और बी एक लाइन जॉइनिंग लाइन है, लाइन सेगमेंट है, -6,10। ये ऑप्शन बी पॉइंट का है 3 - 8। द रेशियो इज, इस बार आपको क्या फाइंड आउट करना है, m1:m2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, m1:n2 फाइंड आउट करना है। फटाक से क्या कर लो, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, ठीक। तो यहाँ पे देखो -4 = क्या था, m2x1, तो m2 रहने दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी है, -6 × -6 प्लस m1 की जगह m1 × x2, x2 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए -4m1 -4m2 = -6m2 + 3m1। एक एक इक्वेशन करके हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा, पहले तो -4m1 3m1 क्या हो जाएगा, -7m1 हो जाएगा, -4 + 6 इधर आके क्या हो जाएगा, ये +2m2 हो जाएगा, = 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, 6 = m2 × y1 लगा दूंगा मैं। m2 की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, y1 की वैल्यू कितनी है 10, और m1 × y2 की वैल्यू -8, तो यहाँ पे -8 अपॉन m1 + m2। फिर से लगा लो, 6m1 + 6m2 = 10m2 - 8m1, ठीक है। अब -8m1 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 14m1 हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, -4m2 हो जाएगा, = 0। 2 कॉमन ले लो तो 7m1 हो जाएगा, और ये -2m2 हो जाएगा, = 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 को यहाँ नीचे लिख देता हूँ, -7m1 + 2m2 = 0। इक्वेशन नंबर 1 था ये हमारा। तो बच्चों यहाँ पे आया हमारा 2 इक्वेशन, दोनों सेम इक्वेशन आ रहे हैं। हमको m1:m2 फाइंड आउट करना था ना, तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से ही सॉल्व कर लो। 7m1 = क्या मिल रहा है, 2m2 मिल रहा है, m1/m2, m2 को इधर भेज दो, और इधर क्या मिल जाएगा 2/7, तो 2/7 इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देयर आर 24 पीचेस, 36 apricots and 60 bananas, and they have to arrange that in several rows in such a way every row contains the same number of fruits of only one type. What is the minimum number of rows required for this to happen? तो minimum number of requires बोल रहा है, मतलब आप क्या कर लीजिए, HCF फाइंड आउट कर लीजिए। तो FCF किसका किसका फाइंड आउट करेंगे, 24 का, 24 एंड 36 एंड 60। चलिए फटाक से HCF बताइए कितना आएगा। जब तक ऑप्शन लिखता हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। HCF LCM ये सब फटाफट सॉल्व करना है बच्चों आपको। ऑप्शन सी इज 10 एंड ऑप्शन डी इज 14। व्हाट इज द आंसर? 12 कॉमन दिख रहा है तीनों में, 12 का टेबल दिख रहा है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60। तो सो आंसर इज 12। HCF निकालना था, फटाक से आंसर दे देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएगा। द जेन्युइन ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कैसा होता है, पैराबोलिक। कितनी बार बता चुका हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो पैराबोला को आप सीधा टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड -3, 4। ठीक है, एक एक्स एक्सिस में क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है किससे, 7, 6 से। तो इक्विडिस्टेंट है तो इधर ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं ना। ये एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है। यहाँ पे एक पॉइंट है 7, 6 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा
-3,4, वैसे इधर होना चाहिए था ये, -3,4 इधर लिख देता हूँ मैं, 7,6 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों पॉइंट से क्या है, ये वाला पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस है जो कि एक्स एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस में हमको पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। तो सिर्फ और सिर्फ हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। ठीक है, x माइनस क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे, x - 7 का होल स्क्वायर, 0 - 6 मतलब -6 का होल स्क्वायर, रूट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, सॉल्व कर देना, एक ही सिंगल इक्वेशन मिलेगा तो सिंगल इक्वेशन से एक वेरिएबल फाइंड आउट किया जा सकता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, तो आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 3,0। ठीक है, आपसे कोऑर्डिनेट ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 और ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि बहुत लेंथी हो गया है ना, ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाया जाता है। लेक्चर जो है ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे चैंपियंस को बोर नहीं लगना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 19 एंड 20। द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर, एक रेडियस है सर्कल का ना, डायमीटर का रेडियस, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, कितना दिया हुआ है, एक दिया है 24,1 और दूसरा दिया हुआ है 2,23। ठीक, आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो पहले तो आप क्या कर लो, x, y, ठीक, x, y कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बीच में सेक्शन फार्मूला लगाने वगैरह की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। यहाँ से क्या करो, सीधा आप डायमीटर फाइंड आउट कर लो और डायमीटर का हाफ कर देना, आपका क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो डायमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके दो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 - 24 कितना आएगा, -22 का होल स्क्वायर प्लस 23 - 1 कितना आएगा, 22 का होल स्क्वायर, और 22 का होल स्क्वायर मतलब 2 × 22 का होल स्क्वायर बच जाएगा रूट के अंदर, मतलब 22 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और √2 आ जाएगा। अब आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 11√2। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 तो बहुत ईजी है, अभी फॉर्मूला बताया मैं, ये वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज, किसी भी सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सर्कल में, अभी लिखवाया मैं, P/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे होता है आपका 20 क्वेश्चंस का लेक्चर खत्म। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हम सैम्पल पेपर 3 को भी कंप्लीट करेंगे। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो और क्या कहूँ, बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।